सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, अपोजिशन का कोई भी रहनुमा गिरफ्तार होता है या नैब की जानिब से उस पर केसेस बनाए जाते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो अपोजिशन का हर रहनुमा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में या मुख्तलिफ चैनल्स में प्रोग्राम से बैठ के गुफ्तगू करते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है। अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करेंगे, उनकी नाअहली पर तनकीद करेंगे, तो क्योंकि ये नैब न्याजी गठजोड़ है जैसा कि अपोजिशन ये दावा करती है, तो फिर नैब की जानिब से उस रहनुमा को, अपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर केसेस बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर वो साबित नहीं होते। तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि अपोजिशन को हिरासा किए जाने के लिए नैब इदारा कायम किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन ये भी कहती है कि सिर्फ अपोजिशन के रहनुमा नहीं, ब्यूरोक्रेसी को भी हिरासा किया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। लेकिन चलें, अपोजिशन ये बात कह रही है, काफी हद तक ये तस्लीम कर लेते हैं कि चलें ये सियासी बयान हो सकता है, इसमें हकीकत ना हो। लेकिन अब इसमें पेशरफ सामने आई है। जो नए खजानची हैं शौकत तरीन साहब, जिनको वजीर खजाना बनाया गया है, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना बजट भी पेश किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की एज अ गेस्ट, और उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि नैब कानून में तब्दीली होने जा रही है, एंकर की जानिब से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, ये डर रहे हैं। इसमें यह पेशरफ सामने आ रही है, क्योंकि कहा ही जाता है, हुकूमत की जानिब से यह कहा जाता है कि 2008 से लेके 2018 तक पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, तो ब्यूरोक्रेसी का जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ होता है। इसलिए हुकूमत ये इल्जाम तराशी करती है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, और अपोजिशन ये इल्जाम तराशी करती है कि ब्यूरोक्रेसी को हिरासा किया जा रहा है। पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं, शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, वो काम नहीं कर रही है, और बिल्कुल इस हवाले से जल्दी कुछ फैसला आने वाला है, ये शौकत तरीन साहब कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में। अच्छा, कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं, कुछ तज्ज़ियाकारी भी कहते हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब के अपने कुछ केसेस पड़े हुए हैं, तो इस वजह से ये प्रेशर टैक्टिक है, ये प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, एक अच्छा कार्ड खेला गया है, ऐसा कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं, ये आज हमारा मुद्दा होगा, इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, 3 रोज़ा उनका दौरा होगा, और इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, अभी तब्दील नहीं हो रही है बल्कि तब्दील हो चुकी है। 85 से 90% इलाका अफगानिस्तान का ऐसा है जहां पर अब तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, और इसमें आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई। चमन बॉर्डर की उस साइड पर जहां पर अफगान फोर्सेस खड़े होते थे, अब वहां पर तालिबान मौजूद हैं। आज हमने वीडियोस देखी कि वहां पर उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। ये चमन बॉर्डर एक अहम बॉर्डर कहला जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड के हवाले से, तो एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ रही है। लेकिन तालिबान की जानिब से 2 अहम बयान भी सामने आ रहे हैं। एक बयान जो पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है, वो बयान ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा बात है। सेकंड बात उन्होंने कही कि हम किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम तजावीज़ को वेलकम जरूर करेंगे लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो वजीर आज़म इमरान खान साहब उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो इस हवाले से बात की जाएगी। लेकिन उज़्बेकिस्तान का दौरा कंप्लीट करने के बाद फिर वो कश्मीर जाएंगे, जहां पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे, और वहां पर इस वक्त सियासी रहनुमा मौजूद हैं, अपोजिशन के भी, नून लीग भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ये दौरा मुकम्मल करने के बाद कश्मीर जाएंगे। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल में जिस शख्स को सबसे ज्यादा मिस किया जा रहा है वो है अपोजिशन लीडर, वो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो हैं जो ये कहते थे कि मैं मुफाहमत के लिए किसी के पैर पकड़ने को तैयार हूं, यानी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कहां गायब हैं? कश्मीर का इलेक्शन छोटा इलेक्शन नहीं होता है, बड़ा इलेक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि उस इलेक्शन को मरियम नवाज ही चला रही है। नवाज शरीफ साहब का बयान आया था कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों साथ चलाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ सारे मंजरनामे से गायब नजर आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट आज वजीर आजम को दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितने लोग इसमें मौरूद इल्जाम ठहराए गए हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी सारी बातचीत की जाएगी। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सिद्दीक साजिद ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शहबाज अहमद, ये बताइएगा, ये ब्यूरोक्रेसी का जो बयान सामने आ रहा है,
तो अब ये हुकूमती हल्के में से भी ऐसी आवाजें उठना शुरू हो रही हैं कि नैब ब्यूरोक्रेसी को हिरासत कर रही है और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो जनाब, ये हुकूमती हल्कों में क्या चल रहा है? प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या बातें हो रही हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सलमान। देखें, जिस वक्त इन्होंने चार्ज संभाला था शौकत तरीन ने, और बजट से पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि नैब जो है वो बहुत तंग कर रही है ब्यूरोक्रेट्स को, इसलिए पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। और गुज़िश्ता रात जो एक टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उसी बात को उन्होंने दोहराया है। और अब सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमती हल्कों में बहुत सारे लोग जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं वो चाहते हैं कि जो नैब कवानीन है उसमें तरमीम हो, और इसके लिए कोशिशें वो जो हैं वो कर रहे हैं। और हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी किसी हद तक इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि नैब के जो कवानीन है उसमें तरमीम की जाएँ, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना का ये बयान 2 मरतबा ये बयान देना ये इसे हुकूमती पॉलिसी समझा जाता है। और वज़ीर ख़ज़ाना वो जिसके ऊपर खुद जो है वो नैब के रेफरेंस हों, उनकी अपीलों का फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। तो इस हवाले से कुछ हुकूमती वज़रा हैं, सूबाई वज़रा भी हैं और वफाकी वज़रा भी हैं जिन पर नैब के रेफरेंस मौजूद हैं। इस हवाले से आज नैब की भी एक वजाहत आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त 1273 नैब रेफरेंसेज मुख्तलिफ अदालतों में, लेकिन उसमें ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जो वज़ीर ख़ज़ाना का ये बयान है उस पर जो कुछ हमारी हुकूमती हल्कों से बात हुई है तो वो ये चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी 2 साल इनके हैं, तो हुकूमत ने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म पर अपोजिशन से बात की थी तो अपोजिशन ने एक शर्त रखी थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात तो होगी, लेकिन साथ साथ जो नैब रिफॉर्म्स हैं और जो दीगर रिफॉर्म्स हैं खासतौर पर जुडिशरी, उस पर भी बातचीत होगी। तो नैब में हुकूमत रिफॉर्म्स करने जा रही है इस कवानीन में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा है कि इसमें हम तब्दीली करेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत चाह रही कि अपोजिशन से मिलकर इस पर बातचीत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बयानिया है वो अपनी तरफ और कई जगहों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर ये कह चुके हैं, और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर रहनुमा के जो अपोजिशन है उन्होंने 34 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो नैब के हवाले से कहा था, जिसे उन्होंने NRO करार दिया था। लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमती हल्के बहुत सारे ये चाहते हैं कि नैब में जो नैब के कवानीन हैं उसमें रिफॉर्म ज़रूरी हैं, यानी कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी हद तक, जिस तरह मैंने जिक्र किया, कि इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में इस रिफॉर्म्स को कैसे लाया जाएगा, क्योंकि उनका जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तो नैब ने उसकी बाज़ाब्ता आज तरदीद कर दी है, एक प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने जारी की है। लेकिन उसके बाद दीगर जो हुकूमती हल्के हैं ऑफिशियली कल इस इंटरव्यू के बाद हुकूमती किसी हल्के की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐसी कोई बयान या ऐसी कोई वजाहत नहीं आई जिसमें वो ये कह सकें कि नैब के जो कवानीन है उसमें हम तरमीम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो यही है कि हुकूमत चाहती है कि पार्लिमान के ज़रिए जो नैब कवानीन है उसमें तरमीम की जाए। और इससे मुतालिक हुकूमत, चूँकि ये जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान हैं उन्होंने इस माह रिटायर होना है, तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत कानूनी आईनी तौर पर वो ज़रूरी होती है। तो जब वो उसके लिए मुशावरत करेंगे तो नैब का एक बड़ा जो नैब के वाले से अपोजिशन का जो एक बड़ा नुक्ता था कि उसमें भी रिफॉर्म्स की जाएँ, तो यकीनी तौर पर उस पर भी बातचीत होगी। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वाले से गुज़िश्ता रोज़ जो फवाद चौधरी ने एक बात कही कि हुकूमत और अपोजिशन बहुत सारी चीज़ों पर यकजा हो रहे हैं, यानी कि कुछ दो और कुछ लोग, इस वक्त पॉलिसी है तो जहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी वहाँ पर नैब रिफॉर्म्स भी होगी, जुडिशरी रिफॉर्म्स भी होंगी, और वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती उससे मुतालिक जो रिफॉर्म्स की आप बात करें, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। ये रिफॉर्म्स वही हो सकते हैं जो अपोजिशन ने दिए थे जब FATF के हवाले से बिल पास करवाना था, और फिर हुकूमत ने पास तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद मुस्तकिल अपने बयानात में हुकूमत ये कहती रही कि अपोजिशन ने बाकायदा से ये रिटर्न NRO दिया था। इस पर मैं वापस आऊंगा आपके पास। फखरुर रहमान साहब, ये बताइएगा, ये जो शौकत तरीन साहब का बयान है ये ऑफिशियल बयान समझा जाए, ये इनका जाती बयान समझा जाए? आपको लगता है ये 2 इदारे आपस में सामने आ सकते हैं? देखें, जो शौकत तरीन का बयान है वो अभी थोड़ा सा वेग है, क्योंकि ये बात सामने आना ज़रूरी है तफसीलात के साथ कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको किस किस्म की हैरेसमेंट का सामना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उन्होंने बड़े अहम फैसले करने होते हैं। और ये कहना कि उनको इस बात की समझ नहीं है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम ठीक है, ये मेरा ख्याल में अपनी ज़िम्मेदारी से जो है ना पैरुतही करने वाली बात है, क्योंकि जो स्टेट है वो ब्यूरोक्रेसी के मामला से चलती है। और इसमें शौकत तरीन साहब का ये कहना कि जनाब उनको हैरेसमेंट का सामना है, तो हैरेसमेंट किस हवाले से है ये उनको वजाहत देनी पड़ेगी, और नैब जो है वो किस किस्म के उनसे सवालात कर रही है जिससे वो हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं। तो ये हैरेसमेंट इट्सेल्फ जो है ना एक
बहुत वसी एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें देखना ये होगा कि अगर नैब किसी ब्यूरोक्रेट के एसेट जो हैं बियॉन्ड उसके मींस हैं और अगर उनसे ये पूछा जा रहा है तो वो तो नैब के पास सेक्शन 9 के तहत इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। या अगर उनके पास किसी भी ब्यूरोक्रेट के हवाले से, सरकारी अफसर के हवाले से कोई इंक्वायरी आती है तो वो उस हवाले से पूछ सकते हैं। अब अगर उसके अंदर ये कहा जाए कि जी वो हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, तहकीकात पे ताउन नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका नाम ना आ जाए, तो वो क्लियर कट उनके पास ये कानूनी तौर पर ये इख्तियार मौजूद है कि वो गलत काम को इनकार कर दें और जो सही काम है उसके ऊपर दस्तखत करें। यानी अगर किसी के मामले में करप्शन आ रही है तो ये ब्यूरोक्रेट के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि वो इनकार कर सकता है। तो ये ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी बातें हो रही हैं कि नैब के कवानीन में तरमीम की जाएगी, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर स्टेट का एक सेक्शन जो है वो कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उनके स्पेसिफिक जो है ना कोई नई कानून साजी कर दी जाए। तो अभी इस हवाले से शौकत तरीन साहब पहले भी कह चुके थे, जैसे वो कह रहे थे कि किसको गिरफ़्तार करना है ये फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे। यानी कि FBI के हवाले से जो मामलात थे और दीगर जो FBI में भी तो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, तो ये शौकत तरीन साहब जो थे वो ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, फिर इसी तरह से जो आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन और इनकम टैक्स और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, और उस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। और यकीनी तौर पर अगर हुकूमत ने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, रेवेन्यू को ज़्यादा, तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बोटलनेक का शिकार हैं, और अगर वो उन प्रेशर्स की बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में जब तक सामने नहीं आएंगी तो आप किसी कानून के मकसद के बारे में। ये अपोजिशन जो बात करती थी, अगर उसको हम सियासी कहें कि यार सियासी बयानबाजी थी, सियासी तौर पर इल्ज़ाम तराशी थी उनके केसेस पर, अगर जैसा कि आपने कहा कि एसेट बियॉन्ड मीन, ये ज़्यादातर केसेस अपोजिशन रहनुमा पर बने। जब शौकत तरीन साहब का बयान आया और उनके पास जो वजारत है वो वजारत बहुत छोटी वजारत नहीं है, खजानची हैं वो, तो उन पर जब उनकी तरफ से बयान सामने आता है तो आपको नहीं लगता कि अपोजिशन के बयानिए को तकवीत मिलती है इससे? देखें ना, अब ओपोजिशन का बयान अगर आप देखें तो ओपोजिशन लीडर कहते हैं कि FIA उनको हरासा कर रही है, ठीक है ना, तो फिर FIA के हवाले से कानून साजी की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी जमातें जो थी कई सालों से, मोर देन 30 ईयर्स टाइम जो थी वो हुकूमत में आती रही हैं, और कहीं पर एक जमात की ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है और कहीं पर दूसरी जमात की है। मैं वाज़े तौर पर कह देता हूँ कि एक पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इसको ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक अदम ताउन जो था वो उसका वो शिकार रही है, और इस हवाले से बहुत सारे मामलात जो थे वो बोटलनेक का शिकार हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जाके इस वक्त अपोजिशन का जो बयानिया है या अपोजिशन की जो शिकायत हैं उसको तक़वियत यकीनन पहुँचा रही है। और शौकत तरीन साहब का जो बयान है वो ज़्यादातर आप देखें कि वो जो इस वक्त अपोजिशन जो कई सालों से ये बात करती है, जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो वो वहाँ पे जाकर आईं बाएं शाही मारते हैं और सवालात का जवाब नहीं देते, और बाहर निकल के कहते हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। तो इसलिए आप ये किसी हद तक तो कह सकते हैं कि शौकत तरीन साहब और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसमें एक दूसरे को तक़वियत मिल रही है। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। ठीक है, सिद्दीक सादिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, भी बताइएगा, कुछ बातचीत चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? अपोजिशन का तो हमेशा से मौक़िफ़ सामने आता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन से बात नहीं करते हैं, बात करने के लिए बुलाते नहीं हैं, फिर जब वो तजावीज़ रखते हैं उसको NRO का नाम दे देते हैं। आपको लगता है कि कुछ बातचीत चल रही है नैब में रिफॉर्म्स के हवाले से? जी, नैब में जो इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मैं उससे पहले आपका ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो बात की है ना वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने, वो ऐसे बात नहीं की, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक सेक्रेटरीज़ कमेटी है, वफाकी सेक्टरों की एक कमेटी है जिसमें तमाम वफाकी सेक्रेटरी शामिल, उसको सेक्रेटरीज़ कमेटी कहा जाता है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए, जो कि नैब का इस वक्त कानून है। बल्कि अब तो यहाँ तक ये शिकायत गई हैं मुबैना तौर पर कि बहुत से जो वजारतें और इदारे और डिवीज़न्स हैं वहाँ पर नैब के अफसरान जाकर जो है वो बैठ जाते हैं, और वहाँ पे फिर जो भी पॉलिसीज़ डिसीजन या ख़ास तौर पर जिसमें ख़रीदारियों के मामलात हों वो उनका उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अभी
इसी वजह से उन्होंने हर चीज़ जो है वफाकी सेक्रेटरियों ने वो काबीना के खाते में डालना शुरू कर दी है। एक अगर उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी भी तब्दील करना, कोई सेक्शन अफसर भी लगाना है, तो वो वफाकी वजीर से पूछने की बजाय या उसकी रिकमेंडेशन के बावजूद इस डर और खौफ से मामला काबीना में ले जाते हैं ताकि नैब की हम पकड़ में ना आए। लेकिन ये बहुत से मामला बहुत सी वजारतों के मेरे इल्म में हैं जिसमें जो वहाँ पे स्टाफ बैठा होता है, ख़ास तौर पर जो वफाकी सेक्रेटरी के ऑफ़िस में या मिनिस्टर के ऑफ़िस में, उसमें कुछ नैब के एहलकार देखे गए जो कि वहाँ पे उनके काम में मुदाखलत और उनको दबाव का शिकार करना और ज़हनी तौर पर जो है वो दबाव का शिकार करना, उस हवाले से शौकत तरीन की जो बात है वो बिल्कुल जो है वो ठीक है। और सेक्रेटरीज़ कमेटी की जानब से होने वाली गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग में इस पर बाकायदा जो है वो कंसर्न जो है वो शो किया गया और ये सारी चीज़ें वज़ीर ख़जाना के इल्म में लाई गई। अब जहाँ तक आपने बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बाज़ाब्ता बातचीत नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से कोई नहीं हो रही, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो राब्ते होते हैं। जब स्पीकर चैम्बर में ये लोग बैठते हैं या अपोजिशन चैम्बर में गवर्नमेंट वाले चले गए या गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में अपोजिशन जब इजलास चल रहे होते हैं तो बातचीत, गैर रस्मी बातचीत इनकी लाजमी तौर पर होती है। और अभी तक जो मसवदे हैं नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से वो एक दूसरे के साथ इन्होंने भी वो भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शेयर नहीं किए। उसकी बड़ी वजह भी यही है कि वो कह रहे जी हुकूमत इसमें संजीदगी दिखाए और अगर बातचीत करनी है तो फिर वो हुकूमत सामने लेकर आए कि किन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करनी, क्योंकि अपोजिशन का भी ये मौक़िफ़ है कि जब पहले हमसे बातचीत की गई थी तो उस वक्त जो हमने 34 तरमीम दी, जिस तरह शहबाज ने बात की कि उनको इन्होंने NRO का नाम दे दे, तो अब हम इनसे इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात जो है वो नहीं करेंगे। अब इसको एक और चीज़ का भी, एक तो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है, उसके साथ ये जो बातचीत होगी तो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ नैब का भी अब जो आज का एक बयान आया है, जो नैब की वजाहत आई है, वो वजाहत एक तरह की चार्जशीट उन्होंने जारी की है वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ कि उनको इल्म नहीं है, वो नैब ऑर्डिनेंस पढ़ लें, वसफंदियार केस का फ़ैसला पढ़ लें। और ये भी कहा कि जो 1273 केसेस में ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ केसेस ना होने के बराबर है। लेकिन ये तो बात जो है वो 100% सही है कि ब्यूरोक्रेसी इनके डर और खौफ की वजह से उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह ब्यूरोक्रेसी पहले काम करती थी। इसी वजह से वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। खास तौर पर सारी चीज़ों में एक एलिमेंट ये भी तो ना, डर और खौफ किस चीज़ का है। एक चीज़ ये भी होती है ना कि देखें नैब उस वक्त हरकत में आता है जब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, तो अगर कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो आपको डर और खौफ करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर कोई माजी में नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से हो रहा होगा। सलमान साहब, एक जितनी भी खरीदारियां वफाकी हुकूमत करती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पेपरा, वो बनी हुई है, उसके ज़रिए जाती हैं। इवन के आप अगर दिफाई खरीदारियां भी करते हैं तो बाज़ मौके के ऊपर फिर भी आपको पेपरा के पास जाना पड़ता है। अगर आप नहीं कर, वो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, टेंडर तक वो जारी करते हैं, वो भी उसका एक सिस्टम मौजूद है। वो कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का मौक़िफ़ है कि जब एक आज़ादाना अथॉरिटी ख़रीदारियों के हवाले से मौजूद है तो हम ये बात क्यों बताएं नैब को। नैब कहता है जी ये टेंडर क्यों जारी किया, इसकी मालियत इतनी थी तो आपने इतनी मालियत का क्यों जारी किया, यानी कि वो अभी बात आगे बढ़ती नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, बहुत से मनसूबे, चूँकि जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करता हूँ, 1000 अरब रुपए के मनसूबे जिनकी लागत बढ़ चुकी है, सिर्फ इसी वजह से इल्तवा का शिकार हुए पड़े हैं कि ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर फैसला नहीं कर पा रही। कि अभी 5 साल पहले का एक मनसूबा है, हस्पतालों के मनसूबे हैं, स्कूलों के मनसूबे हैं, लेकिन अभी जब वो पैसे कॉन्ट्रैक्टर को वो जारी करते हैं उसमें ये आ जाते हैं कि इतनी आपने पेमेंट क्यों की। वो जब बताते हैं जी इसकी फिजिबिलिटी हमने तब्दील कर दी, हालांकि फिजिबिलिटी अगर तब्दील करते हैं और फॉर्म भी मौजूद है, CDWP है, एक्नक है, वो सारे फोरम से होकर आ जाती। वो कहते हैं जी हमें भी कापी दे दें, उनको भी कापी भेज देते हैं, फिर छोटे छोटे सवाल आने टेक्निकल उठाने शुरू कर देते हैं। डर और खौफ जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इसी बात का है कि फैसला साजी नहीं हो रही। वो कहते हैं जी आप कहाँ पे मुकदमात भुगतते फिरेंगे। जो फवाद अहमद फवाद के साथ हुआ, जो और ब्यूरोक्रेट्स के साथ हुआ, जो इस वक्त मुख्तलिफ ये यूनुस दागा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए, मुझे कोई एक बता दें जिसके खिलाफ केस ना हुआ हो या जिन्होंने जमानतें ना करवाई, उनके खिलाफ क्या केसेस है। नैब के केसेस है ना, ये बेशक कहते जी ना होने के बराबर है, लेकिन जो केस भुगते जा रहे हैं उसमें अगर वफाकी वज़रा शामिल है तो साथ कोई MD है, कोई चेयरमैन है, कोई वफाकी सेक्रेटरी, वो जिम्मेदारी इसी वजह से लेने को तैयार नहीं है। फैसला साजी का अमल ही नहीं है किसी वजारत और डिवीजन में, और काम ठप है अमली तौर पर।
इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि वो मामला एक छोटे से छोटा मामला भी उठाकर वो कैबिनेट में ले जाते हैं कि कबीना की चूँकि इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है तो वो वज़ीर भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये भी आपको बता दूँ, अगर वफाकी सेक्रेटरी इंतजामी इंचार्ज है अपनी वजारत का तो वजीर भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वो कह रहा भाई मैं को जिम्मेदारी, कल मैंने इलेक्शन लड़ना है, नैब का मेरे खिलाफ केस होगा तो मैं तो नाहल करार पा जाऊंगा। तो ये इस वजह से एक सिस्टम जो है इस वक्त जमूद का शिकार है और ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने, वो अब सिर्फ करते क्या हैं, रोज़मर्रा की फाइलें आती हैं, वो फाइलों पर दस्तखत करके वो आगे भेज देते हैं जी इस पर फैसला करें, लेकिन अपॉइंटमेंट्स, ख़रीदारियों के मामलात, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से वो खोल कर फैसला नहीं करते। हालांकि मैंने आपको बताया कि फोरम्स मौजूद हैं, ऑलरेडी कानून साजी है, उनको इख्तियारात भी हैं, मालियाती इख्तियारात भी हैं, उनकी अपनी कमेटियाँ बनी हुई हैं, फिर उसके बाद इनकी महकमाना अकाउंट्स कमेटियाँ हैं, वहाँ पे उनका ऑडिट होता है, उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन आपने उनके ऊपर एक ये नैब का जो अजदहा बिठा दिया है, ठीक है करप्शन के खात्मे का ये एक इदारा है, सियासतदान तो इसे सियासी इंतकाम का इदारा करार देते हैं, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी भी इसके ऊपर जब सवालात उठाती है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, फ़खर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ। और जाहिर सी बात है, जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और नैब की तलवार उनके सर पर लगी रहेगी तो वो भी काम नहीं करेंगे। पहले अपोजिशन की जानिब से ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। शौकत तरीन साहब एक अहम वजारत पर बैठे हुए वज़ीर ख़जाना है और उनकी जानिब से जब नैब के हवाले से सवाल जवाब किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी अब नैब की कवानीन में तरमीम करने जा रही है और उसके लिए उनको अपोजिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ कहाँ गुमशुदा हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। कश्मीर के इलेक्शन सर पर हैं, कैंपेन मरियम नवाज साहबा चला रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जनाब, कश्मीर के इलेक्शन इस वक्त सर पर हैं, तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन चला रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और उसके बाद वो कश्मीर का रुख करेंगे और वहाँ पर भी खिताब करेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गायब नज़र आते हैं। नून लीग की कमान आधी उनके पास भी है। नवाज शरीफ साहब ने अपने बयान में कहा था कि इलेक्शन कैंपेन शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों मिलकर चलाएंगी, लेकिन फिर हमने देखा कि जो व्हाट्सएप चैट थी, जो ग्रुप थे, उसमें पहले सारा एक प्रोसीजर सामने आया कि दोनों साथ जाएंगे, फिर शहबाज शरीफ का नाम हज़फ कर दिया गया। शहबाज शरीफ का बयान सामने आया था, पीडीएम जब टूट चुकी थी तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करने की कोशिश की थी और उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि मुफाहमत के लिए किसी की भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो बातें चल रही थी अपोजिशन की दीगर जमातों को लेके, जो चपकलिश चल रही थी, वो क्या आप खुलकर सामने आ रही है? इस पर मजीद बात करते हैं। शहबाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद साहब आप कवर करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा शहबाज अहमद साहब से। शहबाज अहमद साहब ये बताइएगा, हुकूमती हलकों में ऐसी बात हो रही है कि जिस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो सामने आ गई। फिर मैं सिद्दीक साहब की तरफ जाऊँगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ये हुकूमत को इस बात का इदराक है और हुकूमत को ये पता भी था, क्योंकि शहबाज शरीफ का साहब का जो बयान था कि जो मफाहमत के लिए मैं घुटने पकड़ने तक को तैयार हूँ, तो उसको हर एक ने मुख्तलिफ एंगल से लिया। और अब आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा डेली 2 से 3 जलसे करती हैं और शहबाज शरीफ साहब गायब हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने कहा यह था कि ये दोनों कैंपेन करेंगे। तो बहरहाल वो हुकूमत ने इसीलिए उनके तोड़ के लिए मुराद सईद और अली मीन गंडापुर को भेजा था कि जब तक मरीम वहाँ हैं ये दोनों उनके मुखालिफ जलसे करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद 3 जलसे करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि 17, 18 और 19 जुलाई यानी कि 3 रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में गुजारेंगे और वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर जलसों से खिताब करेंगे। हुकूमती स्ट्रेटजी जो इस हवाले से है वो तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी अली मीन गंडापुर और मुराद सईद को ये टास्क दिया गया था और आज़ाद कश्मीर में भी ये टास्क उनको दिया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अली मीन गंडापुर से एक मुतलका वज़ीर हैं, उनके पास कश्मीर की भी उमूर कश्मीर की वजारत है और गिलगित की वजारत भी है। जबकि मुराद सईद जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है और आपको पता है कि डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए इन दोनों को हमेशा टास्क दिया जाता है। और फिर ये दोनों जो कि समझे जाते हैं कि थोड़े से बोल्ड भी हैं और अपोजिशन को जो है वो अच्छा खासा वो टफ टाइम देते हैं,
तो इस वाले से इनको मुकम्मल टास्क दिया गया था कि ये रहेंगे और वज़ीर आज़म जो कि कल परसों वो उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है उनका, वहाँ पर जो कि अफगान अमन अमल और बाकी सारे मामलात पर खित्ते की सिचुएशन जो है इस पर बातचीत होगी और वहाँ से आपके पास क्योंकि हुकूमत की इनसाइड स्टोरीज होती हैं इसलिए मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब पीडीएम टूटी थी तभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जोर था बातचीत के हवाले से वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से था, अगर उनको नून लीग से बात करनी होती थी। हुकूमत में क्या ऐसी बातचीत है, क्या ऐसी सोच समझ है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करते हैं और थोड़ा धीमे लहजे में बात करते हैं, ज़्यादा सख्त तनकीद नहीं करते हैं। तो एज कंपेयर टू नवाज शरीफ, एज कंपेयर टू मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ ज़्यादा हुकूमत के लिए आसान है बातचीत करने के लिए। अब वो बैक एंड पे चले गए तो ये हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किलात वाली बात नहीं है? नहीं, बैक एंड पे गए हैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की हद तक। जो पार्लियामान में जो उनका रोल है वो शहबाज शरीफ का ही होगा और हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत ने कई ऐसी जगहों पर ये गुफ्तगू की है कि शहबाज शरीफ से बात करना हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो शहबाज शरीफ एक तो ऑफिशियली अपोजिशन लीडर भी हैं पूरी अपोजिशन के, फिर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी हैं। तो और आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बजट से मुतालिक तकरीर थी, उससे पहले आपने देखा कि कितनी जो है वो हंगामा रही हुई थी जब शाह महमूद और बिलावल की लड़ाई हुई थी, शाहिद खाकान भी बोले थे। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो वो उसके बाद आपने बड़ी पुरसकून वज़ीर आज़म ने तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की। उसमें वो एक अलग बात है शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उसमें कोई हंगामा रही नहीं, वज़ीर आज़म ने हर पहलू पर बात की। अब हुकूमत ये जो पार्लियामान के अंदर जो तमाम काम करने वाली है, देखें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जुलाई के अंदर इन्होंने करने, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान रिटायर हो रहे हैं, तो उसके लिए जो आइनी तरीकाकार है, या तो वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेगा या फिर उनको खत लिखेगा, यानी कि उनसे रब्ता होना ज़रूरी है। तो हुकूमत ये समझती है कि एज़ कम्पेयर टू मरीम को, मरीम पार्लियामान में भी नहीं है ना, और बाकायदा फवाद चौधरी अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम ना नवाज शरीफ को और ना मरीम नवाज को स्टेक होल्डर समझते हैं। वो इस वजह से कि तमाम तरामीम जो हमने या जो भी रिफॉर्म्स करनी है वो पार्लियामेंट के अंदर करनी है और पार्लियामान में शहबाज शरीफ मौजूद हैं और बिलावल मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी। तो हुकूमत नून लीग के अंदर समझती है कि शहबाज शरीफ एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं उनके लिए। तो ये तमाम तर बातें जो है वो शहबाज शरीफ से करेंगी जलसों की हद तक 25 जुलाई तक, जब तक ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, मरीम को उस वक्त तक करेंगी। लेकिन पार्लियामान में जो रोल है वो शहबाज शरीफ का बरकरार रहेगा और तमाम तर रिफॉर्म्स पे और जहाँ जहाँ आईनी और कानूनी ज़रूरत हुकूमत को दरपेश आएगी उस पर हुकूमत अपोजिशन लीडर से बदरिया खतों किताबत जो है वो बातचीत करेगी। बैकडोर राब्ते भी होंगे, ऑफिशियल मुलाकातें भी होंगी और हमारी इतलात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कुछ अपोजिशन की बातें ये मानने को तैयार हो गए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर ये लेकिन अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसके लिए अपोजिशन को शराइत उनकी वही होंगी, नैब रिफॉर्म और जुडिशल रिफॉर्म और बहुत सारे रिफॉर्म्स जिस पर अपोजिशन अपनी मर्जी चाहती है। तो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होगी और उस पर हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो हैं उसी से बात करेगी पार्लियामान के अंदर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। फ़खर साहब से मैं इसका तज्जिया ज़रूर लूँगा, लेकिन खबर पहले सिद्दीक साहब से ले लेते हैं। सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि ये नून लीग में दरार अब वाज़े हो गई है? अगर ऐसा नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं दी गई शहबाज शरीफ साहब को? उनको सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक महदूद क्यों किया गया? क्या वो मजबूरी है कि वो इलेक्टेड हैं? मरीम नवाज साहिबा इलेक्टेड नहीं है। अगर मरीम साहिबा सज़ा याफ्ता नहीं होती और वो इलेक्टेड हो जाती तो शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी बिल्कुल पीछे चले जाते। देखिए, जो बड़े भाई हैं ना वो छोटे भाई से भी हाथ कर रहे हैं। एक तरफ तो उनको मुफाहमत की जो मुफाहमत की जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को कहते हैं जी आप रगड़ा दें, इमरान खान को भी दें, आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आप बातें करें। परवेज़ रशीद साहब उनके मुशीर हैं और आजकल तो मरियम नवाज साहबा आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे जलसों से खिताब कर रही हैं, तो आज जो तस्वीर आई है, वीडियोज़ आई है, वो तो वहाँ पे खूबसूरत जो तफरीही मकामात है वहाँ भी सैर व सियाहत में भी मसरूफ़ है जलसों के साथ साथ। जो आपने कहा था अब वो छोटे भाई जो हैं वो सारे खामोश होकर इस वजह से बैठ गए, हालांकि बतौर पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने पहले जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया और ये मंजूरी मियां नवाज शरीफ ने दी, जिसको एहसन इकबाल ने बतौर सेक्रेटरी जनरल जारी किया। लेकिन 3 दिन बाद जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अजीबोगरीब सा रवैया भी सामने देखने में आया और एक तरह की तौहीन भी की गई अपने ही प्रेसिडेंट की कि मरियम नवाज़ के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं ज़ीशान, वो 3 दिन बाद मरियम नवाज़ के जलसों का अलग से शेड्यूल जारी कर देते हैं और मरियम औरंगज़ेब साहबा उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो डालती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी मरियम नवाज़ का जो कि नायब सदर है वो अपने प्रेसिडेंट के अहकामात के ऊपर जारी किए गए उनके जो शेड्यूल हैं उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उसके बाद वो खामोश हो गया। अब स्वात के जलसे में जिसमें मियां नवाज शरीफ ने भी खिताब करना था लेकिन वो खिताब उनको करने नहीं दिया गया।
उसमें जो एक होम्योपैथिक खिताब किया शहबाज शरीफ ने बकौल नून लीग के रहनुमाओं के, वो उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी अब आज़ाद कश्मीर में अगर हम इस किस्म की कंपेन चलाएंगे तो फिर हमें वो वाले वोट नहीं मिलेंगे जो नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है वहाँ पे वो मरीम नवाज़ के जाने से मिल सकता है, क्योंकि वो उनका ये एक मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज़ चूँकि क्राउड पुलर हैं और साथ ही साथ जो नवाज शरीफ का एक बयानिया है वोट को इज़्ज़त दे वाला, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती हैं। शहबाज शरीफ मफाहमत की बात करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ को खामोश होना पड़ा है। तो वो लाहौर में ही आजकल कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, इधर भी नहीं आ रहे। वो बहाना उन्होंने कमर दर्द का बना लिया कि वो जाना चाह रहे थे। मेरे ज़राए के मुताबिक अब भी कोशिश ये की जा रही है कि 1-2 जलसों से शायद वो खिताब करें, लेकिन इसके ऊपर अभी तक वो आमादा नहीं हुए। अच्छा। हाँ, मरीम नवाज़ का जो शेड्यूल था वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है और उन्होंने 18-19 तक वहाँ पे ख़िताब करना है। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो जा रही है और ख़िताब जो है वो कर रही है। क्राउड तो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में जब उन्होंने जलसे किए थे, बड़े बड़े जलसे थे, लेकिन सीटें उनको 1-2 ही मिली। यहाँ पे जो तकसीम है पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वाज़े है, क्योंकि जो अगर वो मफाहमत की बात करते अब तो वो उनका एक जो रोल था ना पार्लियामेंट के अंदर वो भी ख़त्म हो गया है। वो भी उस तरह वाला रोल वो उनका रहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिच किया पीपल्स पार्टी को वहाँ पे कि जब बजट पास हो रहा था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि हमारे तमाम MNA आपके पास होंगे, और जिस दिन मंजूर हो रहा था शहबाज शरीफ साहब खुद भी गायब और उनके 18 MNAs भी गायब थे। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी उनके साथ नाराज हो गई। अभी भी हम देखते हैं। चलिए इसका मुस्तकबिल क्या है, फ़खर साहब से पूछते हैं। फ़खर साहब ये बताइएगा, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मुझे फ़खर साहब ये बताइएगा नून लीग का मुस्तकबिल क्या समझ आ रहा है? क्योंकि अभी जो मैं बात सुन रहा था सिद्दीक साहब की, उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जब आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए इलेक्शन कैंपेन में शहबाज शरीफ साहब को नहीं उतार रहा है, तो फिर वजीर आज़म इमरान खान से बातचीत करने के लिए जो हम नैब के रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहे थे, उसमें कैसे नून लीग की आला क़यादत शहबाज शरीफ पर एतमाद करेगी? हाँ देखें, जहाँ तक आपका मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो सदीक सादिक साहब जो थे ये पहले भी इस फोरम पे बता चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए के केसेस हैं उसमें से किसी तरह से ख़ुद को और अपने जो उनका जो बेटा है उनको बचा लें, और उनकी पूरी तवज्जो पूरी कोशिश इस पे लगी हुई है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो सियासत से मरीम नवाज़ ने पहले भी पार्टी को नुकसान पहुँचाया और वो मज़ीद पहुँचा रहे हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वो उनके जो वालिद साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि मरीम की जो सियासी तरबियत है ये जारी रहनी चाहिए, हालांकि उसका नुकसान ही पार्टी को हुआ है। और अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि जिन्होंने आइंदा सियासत करनी है वो बिल्कुल ही जो है वो इस चीज़ से लाताल्लुकी कर रहे हैं, और जब आइंदा इलेक्शन आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक़्त मरीम और नवाज शरीफ कितने आइसोलेट हुए होंगे और जिन्होंने आगे सियासत करनी होंगी वो कहाँ पे खड़े होंगे। तो ये जहाँ तक जैसे आपने पहले सवाल किया था कि शहबाज शरीफ किधर गायब हैं, तो एक शहबाज जो आपके बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं वो तो यहाँ मौजूद हैं, तो जैसे ये कह रहे थे तो शहबाज शरीफ जो हैं वो तो हैं मुफाहमत का एक रास्ता जो है वो रखेंगे। और अब क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और आगे जो नैब के हवाले से जो मामलात हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेज आ रही है वो नए चेयरमैन की तकर्री की आएगी अक्टूबर में, तो इस हवाले से देखना ये कि जब मुफाहमती रोल प्ले करते रहेंगे। मरीम नवाज जब शहबाज शरीफ साहब पर एतबार कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी तकारीर में वो जोश व खरोश नहीं होता है जो नवाज शरीफ साहब देखना चाहते हैं, वो मरीम नवाज की ही बातचीत में या अंदाज़ गुफ्तगू में नजर आता है। तो जब शहबाज शरीफ साहब पर इस तरह से एतमाद नहीं किया जा रहा, तो फिर जब रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, नैब के कवानीन की रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, तो फिर वज़ीर आज़म मुलाकात करता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ही हैं जिस पर नून लीग की आला क़यादत एतबार नहीं करी है। तो शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा? और एक और मामला अफगानिस्तान के हवाले से तफसीली बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मुख्तसर वक्त है, दो शो शुरुआत करेंगे, एक तो अफगानिस्तान और एक रिंग रोड स्कैंडल। अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत में ये है जो इंपॉर्टेंस और जो इस वक्त पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चमन बॉर्डर है वहाँ पर भी अब तालिबान आ चुके हैं। उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है, सफ़ेद झंडा है, उसमें कलमा पाक दर्ज हुआ है और तकरीबन 90% अफगानिस्तान का इलाका ऐसा है जहाँ पर तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उनका कंट्रोल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, 3 रोज़ा ये दौरा होगा, यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत पर बातचीत होगी। तो फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़खर साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान को अगर अब बात करनी हो कि अफगानिस्तान से अशरफ गनी साहब की हुकूमत अमलदारी है या नहीं है, क्या देख रहे हैं आप? अशरफ गनी साहब अब ख्वाब ही देख रहे हैं। उनकी अमलदारी तो जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल साबित हो रही है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो वहाँ पर 85% या 90% इलाका जो है वहाँ पे उनका कंट्रोल आ चुका है। और जिस तरह से अशरफ गनी साहब जो थे वो उनको पूरी दुनिया ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते। वो अफ़गान अवाम पिछले 40 साल से वहाँ पे कत्ल गारत का शिकार है, बदअमनी का शिकार है, माशी तौर पे उनके हालात ख़राब हैं। उनके सामने कोई मंसूबा ही नहीं है, ना वो लेकर आ रहे हैं, ना वो अमन की तरफ आना चाहते हैं। तो उनके तो इरादे जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद हैं, क्योंकि वो ये साबित कर रहे हैं कि वो पपेट हैं और एज ए पपेट जो है ना वो रहेंगे। अगर वो अफ़गानिस्तान में रह गए, वहाँ से फ़रार ना हुए, तो शायद उनका भी अशर, मुझे तो डॉक्टर नजीबुल्ला जो थे ना उन जैसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन ख़ित्ते के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए और जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की ख्वाहिश रखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल के गए थे उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान के वो ममालिक जो इस वक्त जिनके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से टच कर रहे हैं वो ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। उस वक्त रूस के बॉर्डर्स जो थे वो अफ़गानिस्तान की सरहद से मिलते थे। तो अब सबका स्टेक जो है वो कॉमन है, सब अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेकाम चाहते हैं, तिजारत चाहते हैं, ताकि उनके यहाँ पे खुशहाली आए। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान अवाम दुश्मन अनासिर हैं और ख़ास तौर पे भारत, जिसके बारे में अब कोई शुबा नहीं रहा है कि वो स्पॉइलर है, उनके इर्द गिर्द अब घेरा आ गया है। और ये जो अफ़गान तालिबान बॉर्डर्स पॉइंट्स के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं, बुनियादी तौर पर उन्होंने उन अनासिर का घेराव कर लिया है और उनको वो भागने का रास्ता नहीं देंगे। अब उनकी शामत आने वाली है और बहुत जल्द शामत उनकी आने वाली है, क्योंकि ये बात अब अफ़गान अवाम को भी पता चल गई है कि उनके मुल्क के अंदर कौन कत्ल गारत चाहता है और कौन उनकी माशी तरक्की चाहता है। और आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी माशी तरक्की चाहते हैं वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पिछले 20 साल के अंदर सिर्फ वहाँ पे तबाही में सरमायाकारी हो रही थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो खर्च कर दिए गए, लेकिन अफ़गान अवाम को कुछ नहीं मिला। लेकिन अब आइंदा जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा, क्योंकि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनके ताल्लुकात हैं वो भी अमन के ख्वाहिश रखते हैं, पाकिस्तान भी यही चाहता है वो तरक्की करे और उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जैसा कि तालिबान ने भी कहा है कि वो मेक श्योर करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम पॉइंट यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिंग रोड के हवाले से। शहबाज अहमद साहब, ये रिंग रोड के हवाले से रिपोर्ट जमा करा दी गई है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है ये, किस किस के नाम आए, कुछ है इनसाइड स्टोरीज की? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी स्टोरी वो तो ये है कि किसी काबीना रुकन का नाम नहीं है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम सरवर का नाम लिया जा रहा था। जुल्फी बुखारी, आपको याद है कि जुल्फी बुखारी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती। साथ ये भी कहा था कि जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा था, और इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी काबीना रुकन का कोई भी काबीना रुकन का उन्होंने कहा कि वो मुलब्बिस नहीं है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं और ये बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने एक दावा किया था कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से एक मंजूरी ली थी अप्रूवल की, जो अप्रूवल ली थी वो उस हवाले से वो दावा जो है वो गलत साबित हुआ, क्योंकि 21,000 सफ़ात की 6 रुकनी JIT ने तफ्तीश की है। 100 से ज़ायद लोगों के बयान कलम बंद किए उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद की, और 3 अफराद का उन्होंने कहा है कि ये इसमें मुलव्विस हैं और कौमी ख़जाने को जो है वो 10 अरब रुपए से का जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। यानी कि इन्होंने
5 इंटरचेंज बनानी थी यहाँ पर, और उसको बढ़ाया गया मंसूबे को, और मंसूबे की जो सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड है उससे इन्होंने बिल्कुल मंजूरी नहीं ली। और जो तखमीना था जो मंसूबे का पहले वो 6 अरब था, जो पहुँच के फिर चला गया 16 अरब, यानी कि इसमें 10 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है पहुँचा चुके थे ये, और 10 अरब रुपए इसका मजीद इजाफा इसमें मंसूबे में होना था इन्होंने। ये इब्तदाई रिपोर्ट है। इस पर जो DG एंटी करप्शन है पंजाब के गौर नफीस, उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की थी, और उसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे, और बाज़ाब्ता रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो पेश कर दी गई थी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और इसमें चूँकि जब इससे पहले एक इब्तदाई रिपोर्ट आपको याद होगा कि जून में बनाई गई थी, तो उसमें भी बताया गया था किसी काबीना रुकन का नाम इसमें नहीं है। लेकिन अभी इस पर इंक्वायरी जो है वो हुकूमत की अभी चल रही है। पंजाब हुकूमत के जो एंटी करप्शन है वो इस पर इंक्वायरी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है। और आपको एक और इतला भी दूँ कि हमारी इतलात ये हैं कि जो कि मुन्ना सिलाई कैबिनेट का हिस्सा बन गए, यानी कि उनको अनाउंस कर दिया है, तो अब जुल्फ़ी बुखारी भी दोबारा कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जुल्फ़ी बुखारी जिन्होंने रिज़ाइन किया था, अब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म ने इंदिया दे दिया है कि जुल्फ़ी बुखारी इसी वजह से रिजाइन किया था, वो दोबारा कैबिनेट में वापस आ सकते हैं। जी दोबारा वो आएंगे, और अब कैबिनेट में एक वज़ीर जो है। सिद्दीक साहब, मुझे क्योंकि क्लोजिंग करनी है, तो आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स इस हवाले से रिगार्डिंग रिंग रोड स्कैंडल। देखिए, ये ज़ाहिर है हुकूमत के, चूँकि इसमें अपने 2 वज़रा पे इल्ज़ामात आ रहे थे, ग़ुलाम सरवर और जुल्फ़ी बुखारी पे। जुल्फ़ी बुखारी से तो इस्तीफ़ा लिया गया था, और ग़ुलाम सरवर को तो अब जो रिपोर्ट था उसमें तो एक तरह का सियासी शख्सियत तो क्लियर कर दी गई हैं। और लेकिन जो इसमें जो तहकीकात की गई, अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सवालात उठ रहे हैं कि इसमें जो जिस तरह इंक्वायरी की गई, कुछ इसको बायस करार दे रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटियों के जो इश्यूज़ हैं, मुकम्मल तहकीकात की जब रिपोर्ट इसकी सामने आएगी, तो हाँ जी मुकम्मल जब तहकीकात की रिपोर्ट सामने आए, क्योंकि नैब को भी कहा जा रहा है कि नैब भी इसको देखेगी। एंटी करप्शन की ये रिपोर्ट है, और उसमें फिर साथ साथ के क्या वाकई जो 25 अरब की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए इसमें जो रिपोर्ट है उसमें ये तो नहीं कहा गया कि इतना नुकसान हो गया। ये हुकूमत कहे कि ये होने जा रहा था, या पेमेंट्स इतनी कर दी गई, या नक्शा तब्दील कर दिया गया, या उसमें जो हाउसिंग सोसाइटियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम शुरू होना है। तो ये जब इसकी वो बाकायदा तौर पे तहकीकात होगी, जो असल रिपोर्ट इसकी सामने आएगी, तो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मंजूरी दी थी कि इसके पीछे कौन थे। अब कमिश्नर ने भी तो किसी के कहने पे काम किया होगा ना, DC ने भी किसी के कहने के ऊपर किया होगा ना। वो जो कह रहे हैं अब उसकी जिम्मेदारी। वक्त की किल्लत है, इस वजह से मुझे क़तल-ए-आमी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिद्दीक का, फ़खर साहब, शहबाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम सूरत हाल पर आगाह कर रहे थे। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।